वंदे मातरम, जय हिंद। डिजाइना न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम पेश कर रहे हैं डिजाइना विशेष मिशन इंतकाम। लगातार हमारी चर्चा जारी है। एयरफोर्स ने जो हमला किया है और अभी भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान में जाकर LOC क्रॉस कर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है और ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद से संबंधित थे, जो आतंकवाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और अजहर मसूद जो मुख्य सरगना है, इसका साला यूसुफ अजहर इस हमले में मारा गया है। वहाँ पर लगातार भारतीय सेना को ये सूचनाएं मिल रही थी, ये खुफिया सूचनाएं मिल रही थी कि वहाँ आत्मघाती दस्ते तैयार हो रहे हैं जो भारत पर हमला करने की फिराक में हैं और किसी भी क्षण भारत पर वैसा ही हमला कर सकते हैं जैसा 14 फरवरी को पुलवामा में किया था। इस सूचना के बाद बहुत लाजमी था, बहुत ज़रूरी था कि भारत कोई एक्शन लेता और भारत ने एक्शन ली। आज सुबह तड़के 3:30 पर भारतीय वायुसेना के जाबाज अपना पराक्रम दिखाने के लिए निकले और उन्होंने पाकिस्तानी सीमा में जाकर अपनी शौर्य की, अपनी वीर गाथा को लिखा और वहाँ पर भारी तबाही मचाई है, कहर बरपाया है। और इसमें कमांडर इन चीफ जैश ए मोहम्मद का मारा गया है, यूसुफ अजहर जो रिश्ते में साला है सुप्रीमो का। इसके अलावा काफ़ी सारे ट्रेनी आतंकवादी जो तैयार किए जा रहे थे जैसे मोहम्मद द्वारा, उनको भी मार गिराया गया है। हालांकि संख्या सामने नहीं आई है। पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तानी सेना ने भी ये माना है कि ये हमला हुआ है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बैठक बुलाकर आज चर्चा की है। उस बैठक में पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष भी शामिल थे और इस बैठक में विदेश मंत्री ने कहा है कि हम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है भारत को कि भारत पाकिस्तान को ना छेड़े, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को छेड़ चुके हैं। ना छेड़े का कोई सवाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी विदेश सचिव कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को ना छेड़े और हम अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है भारत ने और पाकिस्तानी सेना भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो विदेश मंत्री जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जी कुरैशी साहब, सुन लीजिए, अगर आप हमें जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आइए, इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। हमारी सेनाएं आपको नेस्तनाबूद करने के लिए सीमा पर तैयार खड़ी हैं। आप में दम है, मर्द की औलाद है। और जैसे आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, भारत का एक नागरिक, कि अगर आप पठान के बच्चे हैं तो आइए, भारतीय सेना आपको नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। हालांकि पाकिस्तानी टीवी लगातार झूठ बोल रहा है और वो कह रहा है, वो मान रहा है कि भारतीय सीमा लगभग 4 किलोमीटर, भारतीय सेनाएं जो हैं, भारतीय एयरफोर्स है, वो पाकिस्तान में 4 किलोमीटर अंदर तक आई और जंगल में बम गिराकर चली गई। जी हाँ, हमने जंगल में ही बम गिराया और उस जगह पे गिराया है, जंगल में जिस जगह पर आपके लोग आतंकवादियों को तैयार कर रहे थे। तो इस तमाम मुद्दे पे हमारी डिजाइना न्यूज़ की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम लगातार चर्चा करेंगे भारतीय सेना के मिशन इंतकाम पर। मेरे साथ आशीष मंगलूरकर जी पहले से ही जुड़े हुए थे, हम उनसे लगातार हमने चर्चा की थी। अब एक नए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल निखिल दीवान जी। आपने 24 साल तक सेना में सेवाएं दी हैं, कारगिल के युद्ध में आप लड़े हैं और आपने लगातार जम्मू कश्मीर में जो फ्रंट होते हैं, जम्मू कश्मीर में जितने भी लड़ाई के सेक्टर होते हैं जो संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पर आपकी तैनाती रही है। आपने बहुत बारीकी से सेना की कार्यप्रणाली को देखा है। कर्नल निखिल जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। आज भारतीय सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, एक भारतीय होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते निश्चित रूप से आप भी उतने ही प्रसन्न होंगे जितने कि देश के 125 करोड़ देशवासी प्रसन्न हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं पाकिस्तान के विदेश सचिव की। वो कह रहे हैं कि हमारी सेना जवाब देगी, तो क्या अब युद्ध का दायरा बढ़ेगा निखिल जी? देखिए, ये एक एयर स्ट्राइक थी और इससे युद्ध का दायरा बढ़ने के चांसेस कम होंगे। एक बात ज़रूर है कि प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान आज हमारे ऊपर कर रहा है,
इसमें वो बढ़ावा ज़रूर देंगे। और इसमें मैं शुरुआत करना चाहूँगा स्क्वाड लीडर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो कि भारतीय वायुसेना के पहले परमवीर चक्र विजेता थे, उनको सैल्यूट करते हुए और सेना के सारे जवानों को सैल्यूट करते हुए और देश के नागरिकों को एक आगाह करते हुए, एक उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि इस प्रॉक्सी वॉर में कोई सीमाएं नहीं होती है। आज एयरफोर्स ने एलओसी ज़रूर क्रॉस किया है, मैं मानता हूं, पर हमारे बीच हो सकता है इंदौर में, भोपाल में, बेंगलोर में भी इनके ठिकाने हैं और पकड़े जा चुके हैं। अगर हम पुराना एक टेररिस्ट अटैक देख लें जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हुआ था बेंगलोर में, तो बेंगलोर कोई एलओसी के पास नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। या संसद के ऊपर जब अटैक हुआ था तो संसद भवन कोई पाकिस्तान बॉर्डर, भुज बॉर्डर में नहीं है, कहीं भी हमले कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मंदिरों को ठिकाना बना सकते हैं, बिल्कुल प्रमुख पर्यटन स्थलों को ठिकाना बना सकते हैं, तो हम कॉफी सब शॉप को ठिकाना बनाया, मतलब ये हैदराबाद में कॉफी शॉप को ठिकाना बनाया, बिल्कुल। ये पूना वाला अगर हम ले लें तो हमने अभी क्या करना है, सेना क्या करेगी और कब करेगी वो उसका डिसीजन है। आप और मैं कॉमन नागरिक होते हुए हमने अपने आंख कान पूरे टाइम खुले रखना है, जिससे कि हमारे आसपास अगर कोई नहीं। जो मेरा सवाल ये था कि जो विदेश मंत्री पाकिस्तान की जो गीदड़ धमकी हमको दे रहे हैं कि हम अब जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, मैं इस गीदड़ भक्ति के बारे में जानना चाहता हूं। तो आप ही ने शब्द गीदड़ बोल दिया तो मैं आगे क्यों बोलूं, उसको खत्म हो गई, केस ही क्लोज हो गया वहां तो ऐसी भपकियां बहुत मिलती रही है। कर्नल आशीष, क्या पाकिस्तान, हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिटेलेट करेगा, अब तो विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, क्या कर सकते हैं वो? पाकिस्तान की जो मैंने बताया ना कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, और वहाँ पे जो चलाने वाली वो सत्ता है, एक तरह से सत्ता होती है आईएसआई और मिलिट्री के पास। तो पाकिस्तान का जो उदय हुआ है वही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर हुआ है। तो ये जो हमने कार्रवाई की है और जो उनके प्रिसीजन पॉइंट के ऊपर से जिस सफलतापूर्वक 50 किलोमीटर अंदर जाकर उनके शिविरों को ध्वस्त करके हम वापस आए हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में खलबली मची होगी, ये राजनीतिक विवशता होगी उनके लिए कि कुछ ना कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, ये ज़्यादा मैं समझता हूँ। सर, ये पाकिस्तानी अब जो टीवी है वो कह रहा है कि हाँ 4 किलोमीटर अंदर आए। दीवान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो वो झूठ क्यों बोल रहा है कि 4 किलोमीटर अंदर आए, हम तो और ज़्यादा गए अंदर। और दूसरी बात वो कह रहा है कि जंगल में बम गिरा के चले गए। देखिए क्या है कि सबसे पहली बात वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर इंटरनेशनल रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। और वो नो मैन लैंड एरिया है। नो मैन लैंड तो नहीं, क्योंकि हम उसको पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हमारा है, हम अपनी ही, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, हम अपनी ही लैंड में गए हैं, हमारे जमीन है, वो हमारी जमीन में हम गए हैं, जहां पर कि पाकिस्तान ने उग्रवादियों को, आतंकवादियों को सहारा दे रखा है। तो हमने अपनी जमीन पे ही अटैक किया, तो वो विदेश मंत्री जो भी बोले उससे कुछ नहीं होने वाला, या इमरान खान को भी बोले। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि वो केवल 4 किलोमीटर अंदर आए और जंगल में बम गिरा के चले गए। इनके सारे ठिकाने जंगलों में ही होते हैं, कोई शहरों में तो होने नहीं वाले हैं, बिकॉज ट्रेनिंग एरिया के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस चाहिए है, उनको फिजिकल ट्रेनिंग देना है, सब कुछ देना है, तो वो तो कोई बिल्डिंग में नहीं होने वाला है, वो तो बाहर ग्राउंड पे ही होगा। और चूंकि वो ग्राउंड पे है तो जहां पर उनका ट्रेनिंग कैंप्स है वहां पर जाकर अटैक किया है, बिल्कुल सही किया है इंडियन एयरफोर्स ने, कोई गलत नहीं है। दीवान जी, ये एक सवाल और भी है कि एक बड़ा विदेश सचिव, भारत के जो विदेश सचिव है विजय गोखले साहब, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा की है कि यूसुफ अजहर मारा गया है, जो मसूद अजहर का साला है, और ये कमांडर वहाँ पर पोजीशन में था, ट्रेनिंग देने का काम करता था, ये मुख्य ट्रेनर था। तो इसका मारा जाना भारतीय आर्मी की बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, ये सफलता बिल्कुल है, बहुत बड़ी है, मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आज गोखले साहब ने ओपनली की है, जो कि आज तक कभी नहीं होती आई है, कि उन्होंने पूरे उनके वक्तव्य में, पूरे स्टेटमेंट में पाकिस्तान 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 का नाम लिया है। ये संदेश अब पूरी दुनिया तक पहुंचेगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का, जैसे आपने भी शब्द यूज किया था, फैक्ट्री है, एंड इट विल बी प्रूव्ड नाउ। इसके पहले तक ये होता था कि हम डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर शब्दों में बोलते थे, हाँ नपे तुले, कि हमारे पड़ोसी देश बोलने से नहीं होता है, हमको पिन पॉइंट करके बोलना पड़ेगा। आज जैसे यूनाइटेड नेशंस में ये जब बात पहुंचेगी कि पाकिस्तान ने किया है, तो ये जो विदेश सचिव का जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबूत है। हाँ, कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक लेवल है वो बहुत हाई राइज हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि देश सेना से जो चाहता है हम देंगे, हमने कभी मना नहीं किया है।
हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, अभी एयर स्ट्राइक किया है, 1971 वॉर किया है, कारगिल वॉर किया है, सब जीत के दिखाया है। पर एक पूरी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसने ये सब कुछ बहुत स्ट्रांगली करना है। अभी आपको करती हुई दिख रही है गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट आपको करती हुई दिख रही है? इसमें हम राजनीति नहीं लाएंगे, मैं राजनीति की बात, हम गवर्नमेंट का नाम लेंगे, सरकार की बात करेंगे। यस, कि MFN स्टेटस विड्रॉ किया है। आज का जो वक्तव्य गोखले साहब ने दिया है उसमें नाम लिया है पाकिस्तान का, नहीं तो इसके पहले हम कह रहे थे हमारे पड़ोसी देश। द मैसेज विच इज नाउ गोइंग is of a very strong India which is ready to fight very for resurgent, terrorism. aggressive India जो इन धमकियों से और किसी वर्ल्ड ओपिनियन की परवाह नहीं करेगा। मैं आशीष आपसे जानना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की तुलना में क्या वर्तमान सरकार, मौजूदा सरकार ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैदान में है? आपने पुराने युद्ध भी देखे हैं, पुराना टाइम भी देखा है, और ये टाइम भी देखा है आपने कि एक सरकार का जो रवैया है वो बहुत सीधा है, साफ है और दो टूक है। भारतीय प्रजातंत्र में ये जो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती गई है। मैं देखते आ रहा हूं कि सरकार 1971 के अंदर भी बहुत डिसाइसिव स्टेप, निर्णायक स्टेप ली गई थी। तो मैं किसी पॉलिटिकल विवादों में नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं तो स्पष्ट बोलूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो काफी मैच्योर्ड होना जरूरी है और उन्होंने मैच्योरिटी काफी दिखाई है। इंडियन आर्मी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है इंडिया के पास और हमको सुपर पावर बनना है और सुपर पावर बनने जा रहे हैं। इतनी सटीक हमारी अर्थव्यवस्था है, 5th लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, 5वें नंबर पे हम इकोनॉमिक पावर है, सब कुछ है और हमको किसी वर्ल्ड ओपिनियन की परवाह नहीं है। हमने स्ट्राइक करना था, हमारी मारक क्षमता है, हमने प्रहार किया है और हम सच के रास्ते पे चले क्योंकि हमारा फाउंडेशन एंटी पाकिस्तान नहीं, हमारा फाउंडेशन है सत्यमेव जयते। निखिल जी, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या ये बस आज का ही एक वनडे एपिसोड था या ये चलेगा? देखिए, इस तरह की स्ट्राइक्स करना एक बहुत बड़ा प्लानिंग के जरिए होता है। डेफिनेटली एग्जैक्ट इंटेलिजेंस चाहिए है, इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस चाहिए। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास में है कि पीओके में टेररिस्ट कैंप है, बट इंटेलिजेंस कहां है, यहाँ किस जगह पर है पर्टिकुलर, जिससे कि वो बॉम्ब वहां पर गिर सके। बताना पड़ेगा। करेक्ट। सॉरी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि क्या वनडे इवेंट है या ये चलेगा? नहीं, वनडे इवेंट नहीं है, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा। अब कई चीजें मीडिया में आएंगी और कई चीजें मीडिया में नहीं आएंगी। आप लोगों ने ये विश्वास रखना है कि भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना आप लोग के साथ में है, देश के साथ में है, और जब वो एक अपॉर्चुन मोमेंट मिलेगा वो पक्का अपना स्ट्राइक करेगी। कई सारे जो ऑपरेशंस होंगे वो आपके और मेरे सामने नहीं आएंगे। तो सर, मैं भी आपको भारत के नागरिक की तरह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे कि आपने कहा कि देश को जो चाहिए सेना वो देगी, तो मैं भी सैनिकों को और सेना को ये कहना चाहता हूं कि सेना को जो चाहिए देश वो देने को तैयार है। देश भी सेना के साथ खड़ा है मॉरली, और जैसा भी कहे हर नागरिक, भारत का 125 करोड़ नागरिक अपनी जाति से, अपनी धर्म से, अपने समाज से ऊपर उठकर भारतीय सेना के साथ है। इसमें किसी भी बात का संशय नहीं होना चाहिए। सर, ये एक सवाल ये भी है मेरा कि अब ये युद्ध का आगाज माना जाए, शुरुआत, ये टर्निंग पॉइंट है। ये एक इसको हम अभी आगाज नहीं मान सकते हैं और नहीं इसको मानना चाहिए। हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान के खिलाफ है। अभी हमने टेररिस्ट कैंप्स को, लेकिन पाकिस्तान और टेररिज्म तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर है, पर ये स्ट्राइक जो है ये एक मैसेज, एक संदेश, बहुत स्ट्रांग संदेश दिया गया है पाकिस्तान को कि वो हमारे साथ में ना खेले। हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम और भी ऑपरेशंस करेंगे और पाकिस्तान को जमीन पे गिरा के रहेंगे। ये बात जरूर है। 21 सालों से आप देखेंगे, जब से हम दोनों न्यूक्लियर पावर बने हैं, पाकिस्तान बार बार वर्ल्ड कम्युनिटी को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, यदि इंडिया ने यदि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया तो फिर युद्ध जो है ये हालातों में बदल सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज हो सकते हैं। इस कारण पाकिस्तान एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना चाहता था ना। तो अभी देख ले पाकिस्तान, यदि वो इस समय क्या करेगा, वो हो सकता है कि उनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है उनको और पीछे ले जाएगा। उनका विदेश मंत्री कह रहा है कि अब पाकिस्तानी सेना स्वतंत्र है और हम भी हमला करेंगे। वो रहे स्वतंत्र, हमें कैपेबिलिटी, हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। आज पाकिस्तान की कोई कस्बा, कोई गली, शहर और उनके ट्रेनिंग कैंप, यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद भी हमारे मिसाइल और हमारे हर तरह के हथियारों के जद में है।
वो इस तरह से ख्याली पुलाव करते रहे। एक तो एक चीज होती है अपनी खुद के, क्योंकि डगमगाती सत्ता है ना, कठपुतली सत्ता है, तो दिखाने के लिए, और वो सब बातें होती, कैपेबिलिटी नहीं उनके। दीवान जी, जब मैंने ये कहा कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान भी हमला करेगा, तो आप बहुत ही कैजुअल तरीके से हंस दिए। मैं इस हंसी का राज समझना चाहता हूँ। देखिए, क्या हंसी का राज ये है कि वो अपने देश के सेना और पाकिस्तानी नागरिकों को, आवाम को कहना, मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ा लो, पॉलिटिकल कंजम्पशन वाली बात है, असलियत नहीं है। देखिए क्या है कि युद्ध जो है वो अगर होगा तो पाकिस्तान खुद जानता है कि हमारी भारतीय सेना, हमारी विदेश नीतियों के कारण आज भारत एक बहुत स्ट्रांग कंट्री बन के उभरा है। नहीं, जो लगातार, जिस वजह से हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। लगातार लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी को तो विदेश घूमने का चस्का है। अब तक जो है वो 99 देश, 90 से ज़्यादा देश, शायद संभवतः 95 देश घूम लिए हैं। 2100 करोड़ रुपए दौरे पे खर्च हो गए। प्रति दौरे उनके जो है वो 3.5-4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लोग जाने क्या क्या आंकड़े देते हैं। तो अब लग रहा है कि ये जो विदेश यात्राएं थी, इसके सुफल, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसके परिणाम बिल्कुल आ रहे हैं, सामने बिल्कुल आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रही है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड है। देश मतलब जैसे ईरान है या अरब के जो दो अरब कंट्रीज बेसिकली। आप यूएस को देख लीजिए ना, अमेरिका जो पहले कारगिल के समय कहता था कि इट इज द मोस्ट डेंजरस जोन, आज यूएस कह रहा है कि भारत बिल्कुल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। 2 दिन पहले कह दिया था ट्रंप साहब ने कि भारत बड़ी कार्रवाई करेगा, उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं चेता। ये 2 दिन पहले ट्रंप का स्टेटमेंट। राजनीतिक व्यवस्था है ना उनकी कठपुतली प्रधानमंत्री की। देखिए, विश्व में आज भारत की छवि जो है एक स्ट्रांग नेशन बन के उभर रही है, जो कि पहले एज अ वीक नेशन होती थी। IC-814 का हाईजैक अगर हम ले लें, राइट, जो कि एक बहुत नेगेटिव ब्लॉट था देश के ऊपर, या रूबिया सईद का रिलीज अगर हम ले लें, ये एक बहुत नेगेटिव ब्लॉट था, बिकॉज एक व्यक्ति के लिए शेफुद्दीन सोच के परिवार का अपहरण हुआ और हमने आतंकवादी छोड़े। बिल्कुल, हमने कंधार में जाकर आतंकवादी छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज हमने अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये एयर स्ट्राइक किया, तो वी आर कमिंग आउट एज अ वेरी स्ट्रांग नेशन, जो कि एक पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है कि वो हमसे और ज्यादा। आज हमारे साथ इस पूरे मसले पर फ्रांस हमारे साथ है, जर्मनी हमारे साथ है, इंग्लैंड हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है। इजराइल ने तो हमको बहुत सारे आधुनिक हथियार और प्रणालियां, तकनीक भी दी है। और इजराइल तो हमें निश्चित रूप से हमारा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कि इजराइल में जो मोसाद है वो किस तरह से अपने दुश्मनों का सफाया करती है और ख़ासतौर पर किस तरह से घर में घुसकर बदला लेती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई है तो वो मोसाद है। सर, इन सब चीज़ों में एक चीज़ का जो भारत को नुकसान जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। एक पाकिस्तानी मेजर जनरल और एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो कि हमारे लिए काम करते थे, वो एक्सपोज हो गए आज से 2 दिन पहले, और वो पाकिस्तान आर्मी ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तानी मेजर जनरल, सीनियर पोजीशन, और पाकिस्तानी मेजर जनरल और एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो कि रॉ के माध्यम से हमारे लिए काम करते थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के माध्यम से, वो उनका पर्दाफाश हो गया और पाकिस्तान आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये नुकसान है। तो इस तरह ये कैसे, उनका पर्दाफाश कैसे हुआ? ISI ने उनको फॉलो किया होगा और उनके जो भी उन्होंने किया होगा उसको कार्रवाई जो इंडिया के सपोर्ट में वो लोग कर रहे थे, दोनों जनरल और ब्रिगेडियर, वो एक्सपोज हो गए वहाँ पर। तो हमारे मोल्स, जिसको एक इंटेलिजेंस, अब हमको जो नई खबरें आना है वो शायद नहीं आ पाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पर मेजर जनरल वाज इंपॉर्टेंट एंड ब्रिगेडियर वाज इंपॉर्टेंट पोस्ट। पाकिस्तान कभी धोखे में रख नहीं सकता है, हमें हर चीज पता है उनके बारे में। ऐसे मोल्स और भी डेवलप होंगे और हैं भी, बट अगर ये पुलवामा से लेकर आज की एयर स्ट्राइक को, इसी से सवाल ये भी बनता है कि क्या हमारे सेना में भी पाकिस्तान के एजेंट हुए? देखिए, इंसान हर जगह एक ही है, और स्पेशली अगर हम ये हमारा सब कॉन्टिनेंट ले लें तो इनकी उत्पत्ति सबकी एक साथ ही हुई है, पहली बात। दूसरा, इंसान की कमजोरियों को सब में कमजोरी है, राइट। आज अगर हम ले लें कि विजय माल्या साहब इतने बड़े थे, बाइबल कहती है इंसान कमजोरियों का पुतला है। हाँ, तो अपने यहाँ पर भी कोई कमजोर निकल सकता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हो सकता है कि हमारे पड़ोस में कोई रह रहा हो और हमको ना पता हो। बट सबसे बड़ी मजबूत चीज है इंडियन आर्मी का रेजिमेंटेशन। इंडियन आर्मी की जो इकाई है वो देश धर्म, अपने सब धर्म और जाति से उठ के, एक यदि वो सिख यूनिट है तो वो आज
जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी जाके मत्था टेकते हैं और उसी श्रद्धा के साथ वहाँ शीश नवाते हैं। अब जैकलाई है तो वहाँ पे हिंदू ऑफिसर्स भी होंगे तो अपना धर्म भूल के पूरा उसको इज्जत देते हैं। तो इस कारण इंडियन आर्मी में ये सब चीज़ें होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक सॉलिड यूनिट की तरह काम करती है, वो विदेशी आर्मियों के लिए भी एक केस स्टडी की तरह होती है। और दूसरा क्या है कि कमज़ोर जरूर है, कमज़ोरी हर इंसान में ज़रूर होती है, पर भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम अपने सैनिकों से बहुत क्लोजली जुड़े रहते हैं। हम उनकी हर एक गतिविधियों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। छुट्टी गया है, छुट्टी से आया है, कहीं ऑपरेशन में गया है, आया है, हर चीज़ के ऊपर हम बहुत वो मतलब किसी ऑपरेशन में आप देखिए कि इस समय हिंदुस्तान आर्मी में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। अब आप देखेंगे कितने जवानों पे कितने ऑफिसर्स हैं, ऑथराइज कितने हैं, लेकिन कभी ऑपरेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें इंडियन ऑफिसर साथ में नहीं होगा। आप कारगिल युद्ध देखिए, न केवल जवानों पे, अफसरों पे भी निगाह रखी जाती है, और हम केवल अपने दुश्मनों पर ही निगाह नहीं रखते बल्कि अपने भी लोगों पर निगाह रखते हैं। होता है। और जैसे आशीष जी ने बताया कि एक रेजिमेंट, ये खबर कहाँ, ये खबर कैसे आपके पास किस तरह सूचना तंत्र से आई कि वहाँ एक मेजर जनरल और ब्रिगेडियर पकड़ा? मीडिया में आई है ये खबर, मीडिया में आई है, फिर पाकिस्तान टेलीविजन में आई है, डॉन न्यूज़पेपर में आई है कि वहाँ उन्होंने जो लोग थे, अब वो वास्तव में अपने थे या अरेस्ट किया, मतलब थे इतने सीनियर लेवल पे, तो उनकी प्रिपेयरनेस कैसी होगी, उनके रेजिमेंटेशन का मोरल मनोबल कैसा होगा? मैं बता रहा हूँ ना, जो नेशन, जो राष्ट्र निगेटिव भावना पे उत्पत्ति हुई है जिसकी, वो अरब देशों से, सऊदी अरब से कुछ पैसा ले ले, कोल्ड वॉर के टाइम में उन्होंने वहां से ले लिया, अपनी सामरिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए चाइना से कुछ ले लिया, लेकिन वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। सर, चाइना की बात है, दीवान जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब चाइना का रोल हमेशा से पाकिस्तान के समर्थन का रोल रहा है, और वो हमारे साथ कभी कभी थोड़ी बहुत दोस्ती दिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसको चाय पेश करते हैं, झूला झुलाते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का समर्थन कर देता है। तो चीन जो है वो इस बार भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? देखिए, दो तीन चीज़ें जो हमने अभी साइनो इंडियन, साइनो पाक रिलेशंस में जो देखना है कि CPAC जो चल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना पूरे विश्व में अपना एक अस्तित्व बनाना चाहता है, वर्चस्व बनाना चाहता है, उसको अभी श्रीलंका ने भी साथ दिया है, और पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा ग्राहक भी है, और CPAC में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, और वो पाकिस्तान के सी पोर्ट्स को यूज़ करना चाहता है। तो उसके चलते वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस में करेगा, और ये हाफिज सईद के खिलाफ भी किया है जी, और बिल्कुल करेगा, चाइना बिल्कुल उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस एयर स्ट्राइक ने ये बता दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबावों की परवाह नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं अगर आप हमारे साथ आ एक, तो बहुत अच्छा। हम उगते सूरज हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, हम उगते सूरज हैं, और इस समय जो इमरजेंस है इंडिया का, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच भी चाहेगा कि इंडिया के पीछे रहे। यदि चाइना सपोर्ट करेगा तो विवशता की वजह से करेगा, वो खुलेआम सपोर्ट नहीं करेगा, उसको पता है कि कहाँ पे कौन खिलाड़ी है। तो ये एक मैसेज है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि हमने तो तय कर लिया है कि हम पाकिस्तान में जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो आतंकवाद की जो ट्रेनर हैं और जो आतंकवादी गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, हम उनको नेस्तानाबूद करेंगे। हम सिविलियंस पर हमला नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तानी नागरिकों पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान का कोई नागरिक अगर आतंकवादी बनना चाहता है तो निश्चित रूप से हम उसको सबक सिखाएंगे, और हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबावों की कोई परवाह नहीं करते। यही मैसेज यही है। मतलब जो सिंध में चल रहा है, जो बलूचिस्तान में चल रहा है, अगर उसको देखते हुए हम आगे बढ़े तो दो प्रोविंस जो है पाकिस्तान के, वो भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनका सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे। अभी हम उनके अंदरूनी बातों में दखल नहीं देना चाहते। पर बलूचिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रही है, इंडिया ने उनको राजनीतिक सपोर्ट भी दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कर रही है। और अभी जब पुलवामा अटैक के बाद में जो बलूची लिबरेशन आर्मी, शायद नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, उन्होंने भी वहाँ पर अटैक करके क्लेम किया कि यस, हमने भी पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मारा है पुलवामा का बदला लेने के लिए। ये पाकिस्तान के अंदर भी उथल पुथल भारत के द्वारा भयानक मची हुई है, और इस तरह के जो कदम है पुलवामा वगैरह करना, अपने देश के नागरिकों का ध्यान बटाना कि भैया आपको बिजली पानी सड़क हम दे नहीं सकते, लेकिन आपको खतरा इंडिया से है। ये नाटक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मतलब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देकर, आतंकवादियों को समर्थन देकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए, पाकिस्तान को अगर हम समझें, पाकिस्तान एक देश है जिसमें नागरिक हैं,
वो नागरिक ये सब नहीं चाहते हैं। भारत में इंडियन आर्मी है और पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी जिसके अंडर में एक कंट्री है। तीसरा, जो जितने भी पाकिस्तानी जनरल साहब और ये लोग सब है, ये बेसिकली बिजनेस में ज़्यादा हैं और ये लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आर्मी को मजबूत रखना चाहते हैं। आर्मी और इंडिया के खिलाफ हमेशा इंडिया का कार्ड प्ले करना चाहते हैं ताकि ये आर्मी से कमा सके मतलब दूध भी जो इनको जाता है आर्मी के जवानों को, वो भी किसी मेजर साहब के वहां से जाता है, कोई कर्नल साहब की दूध की फैक्ट्री वो डेयरी है तो किसी का कुछ है, मतलब इस तरह का धंधा करते हैं आर्मी के नाम पर। ये हाँ, वो अपना अस्तित्व एंटी इंडिया के तो से ही करना चाहते हैं। ये फिर ट्रेनिंग कब करते होंगे जब ये धंधे में लगे हुए हैं? तो जैसा कि कर्नल आशीष कह रहे थे कि हम शांति काल में अपना पसीना इसलिए बहाते हैं ताकि हमें युद्ध काल में खून कम बहाना पड़े, तो इनकी ट्रेनिंग कब होती है? देखिए, ट्रेनिंग का ऐसा है कि ट्रेनिंग जारी रहती है। अगर दूध आना है या राशन आना है उसके लिए अलग टीम होती है जो कि जाके राशन और टीम लेके आती है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उनका भी सिस्टम वही है जो इंडियन आर्मी का सिस्टम है। आज एक टीम गई है मान लो दूध लेने के लिए, तो कल दूसरी टीम जाएगी, तो जो टीम कल गई थी उसकी ट्रेनिंग आज होगी। इनकी ट्रेनिंग का अगर हम देखें तो बेसिकली पूरा फोकस ISI की वजह से इनका ट्रेनिंग का जो फोकस है वो मिलिटेंट्स के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि ये जो प्रॉक्सी वॉर है, जो ऑपरेशन टोपाज इन्होंने लॉन्च किया है, इसको एक कंटिन्यूटी में वो करना चाहते हैं। ऑपरेशन टोपाज क्या है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स was the name of that operation, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे। हाँ। कि खुलेआम युद्ध में जीत नहीं सकते हैं तो उनको उनके इसका फायदा उठाया जाए कि इंडिया में कई तरह की जातियां धर्म है तो उसको by 1000 cuts। हमारे भारत के शरीर में 1000 घाव किए जाएं ताकि उसको 1000 घाव से खून रिसे। हाँ। और उसके लिए ये कसाब आ जाता है, कभी कोई अली असगर आ जाता है, कभी कोई हमारे ही बच्चे गुमराह हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए मज़हब का भी सहारा लिया जाता है, पैसे का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन ये जो अब खुली लड़ाई हो गई है, आर पार की लड़ाई हो गई है, शुरू हो गई है, इसके बाद पाकिस्तान क्या अपनी रणनीति बदलेगा आपको लगता है? पाकिस्तान चाइना की तरफ भागने के ज़्यादा चांसेस है। वो अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करेगा, जबकि कुछ फोर्सेस 7 फरवरी को मोबिलाइज ज़रूर हुई थी जो कि रावलपिंडी से और आगे की तरफ आ गई थी। अब बॉर्डर्स की तरफ और वो मोबिलाइज करेगा, एक कोशिश करेगा कि भारत के ऊपर वो और मोबिलाइज करने के बाद में बॉर्डर्स के पास में आने के बाद में प्रेशर डाले, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब अलग चीज़ होती है और लाइन ऑफ कंट्रोल एक अलग चीज़ होती है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है वो वहाँ तक बिल्कुल आके बैठेगा, जिससे कि हम भी अपना पोस्चर जिसको कहते हैं फॉरवर्ड पोस्चर को अप्लाई करेंगे। साथ में पाकिस्तान ये करेगा कि LOC और उस एरिया में और ज़्यादा मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करेगा। स्पेशली अगर अभी हम देख लें कि मार्च अप्रैल में वहाँ पर बर्फ़ पिघलने वाली है, मौसम ठीक होने वाला है, बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, पासेस खुलेंगे सारे। वहाँ का एरिया बहुत दुर्गम है, आप चप्पे चप्पे के ऊपर सैनिक को नहीं बिठा सकते और हो, ना ही चप्पे चप्पे पे आप तार फेंसिंग लगा सकते। तार फेंसिंग का कोई मतलब भी नहीं होगा यदि आपने कर भी दी तो। और क्या है कि इतनी पास से अगर कोई गुजर जाता है तो भी वो पता नहीं लग पाता है कई बार। वहाँ का टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट ऑल दैट ईजी। तो ये आने वाला जो समय, जब अभी गर्मियाँ आ जाएंगी, ये पासेस खुलेंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ऑल इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस हैं। अब भारत ने क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्या करना है भारत ने टेररिज्म के खिलाफ पूरी तरह से हर मिनिस्ट्री ने एक एक्शन प्लान अपना बनाना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में अगर तीनों सेनाओं का प्लान बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वाणिज्य मिनिस्ट्री ने नहीं किया हो या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नहीं किया हो। इस टेररिज्म को हमको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर यूनाइटेड नेशंस तक ले जाके बात करना है, एक पूरा सेपरेट आउट करना है, पाकिस्तान को पिन पॉइंट कर देना है, उसकी तरफ आने कल परसों के पेपर में था कि 40 और देश पाकिस्तान के साथ में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से हमने पूरी इकोनॉमी के डिस्ट्रॉय, जहां जहां पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है उन सब प्रोडक्ट्स को हमारे पास भी कॉमन है। हालांकि प्रोडक्ट्स को आप सब्सिडाइज करके पाकिस्तान को ब्लीड करें ताकि पाकिस्तान हमारे हमारे सोशल मीडिया पर इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये पहली बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग चीज थी, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हमने टमाटर रोक दिए, हमने आलू रोक दिए, प्याज रोक ये दिए। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स का तरीका है, तो ये आपको हर तरह से लीड जरूरी करना है कि नहीं? ये देखिए क्या है कि वो वहाँ पाकिस्तान में 200 रुपए किलो टमाटर बिकने लग गया है अब। क्या है वो MFN स्टेटस जैसे विड्रॉ हुआ है तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज है टमाटर, सब्जी, बाघा बॉर्डर पे सब रोक दी गई है, सब रोक दिया गया है। तो एक आम आदमी को ये लग रहा है कि मेरा टमाटर नहीं जा रहा और पाकिस्तान से आने वाली चीजों पे 200 टाइम्स हमने लेवी बढ़ा दिए हैं, तो पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं उनको फायदेमंद सौदा नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सिर्फ वर्ल्ड पाकिस्तान के लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको टमाटर नहीं मिल रहा है, उनको सब्जी नहीं मिल रही है। ये तरीका है इकोनॉमिकली ब्लीड करने का। ये इकोनॉमिकली 1000 कट्स हमने भी मारना है, उसमें इकोनॉमी भी एक पार्ट है, इकोनॉमी एक पार्ट है, सेना, इकोनॉमी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी पार्ट है। इस तरह से ब्लॉकेट करके घेरना। सर क्या इस बात की संभावना है, कि चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ जाए और हमारे ऊपर हमला कर दे? बिल्कुल नहीं है, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या है कि चीन और भारत दो एक बहुत बड़ी ताकतें हैं, न सिर्फ एशिया में पर पूरे विश्व में। दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे वर्ल्ड भर में है। आज सिर्फ युद्ध दो राइफल चलाने वालों से नहीं हो रहा है, ये हमने ध्यान में रखना है। मतलब आज सोशल मीडिया पे इतना आ रहा है कि मैं भी वर्दी पहन के फौज में चले जाऊंगा, पाकिस्तान में को ये कर दूंगा। चीज़ को पूरी तरह को अच्छे से समझना है कि युद्ध जो है, अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि चाइना युद्ध करेगा क्या, will it not get converted into two things, one a nuclear war and second a world war? ना तो ये विश्व युद्ध होगा और ना ही ये परमाणु युद्ध। आप मैं बताइए अब वो ग्रीक फिलोसोफर एन से जिसका नाम है क्या है, नॉस्ट्राडेमस की बहुत सारी जो भविष्यवाणियां सही निकली है, और उसकी जो भविष्यवाणी है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो अरब कंट्रीज में होगा, इधर नहीं होगा। ये देखिए चाइना, आपने जो सवाल पूछा उसका कि चाइना पाकिस्तान के खुलेआम पक्ष में आएगा क्या, चाइना नहीं आएगा। पहली बात तो चाइना भी जानता है कि ये पाकिस्तान जो है कुछ ही दिनों का मेहमान है, नंबर 1 हार्ट ऑफ हार्ट, ना तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और कल को सीपीएसई यदि सीपीएसई मान लिया जाए सक्सेसफुल होता है और चाइनीज लोग वहां पे आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइनीज आते हैं, तो यहाँ के जो लोग बेरोजगार होंगे वो भी ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काराकोरम से होके इन्होंने एक पूरी रोड बनाई है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये साबित करती है कि पाकिस्तान और चाइना के संबंध बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत ठीक है। ये चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए था कि सीपीएसई हम बनाएंगे ताकि इंडियन ओशन रीजन से जो हमारे इतने खर्चा होता है, 16 गुना खर्चा होता है, 45 दिन का समय लगता है उनके टैंक्स और टैंकर्स आने के लिए, उसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस दिया जाए ताकि वो इधर अफ्रीका में बिजनेस कर सके। चाइना यदि इंडिया के अगेंस्ट आता है तो इंडियन ओशन रीजन जो हमारे स्ट्रेटेजिक कमांड बैठी है उसको डोमिनेट कर सकती है, चाइना का व्यापार भी चौपट हो सकता है। तो चाइना कभी, और ये ध्यान रखना चाहिए कि चाइना का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है उसमें भारत भी एक है। भारत से उसका लगातार व्यापार बढ़ रहा है, और व्यापार जो बढ़ रहा है वो चाइना के फेवर में बढ़ रहा है। हम चाइना को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भेजते हैं, जबकि चाइना से तो हम दीपक भी बुलाने लगे हैं, पतंग भी बुलाने लगे हैं, माझा भी बुलाने लगे हैं। तो चाइना पाकिस्तान के पीछे अपना जमाया व्यापार और बाजार नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं करेगा। हमारा जो 125 करोड़ जनसंख्या है, ये आबादी है, ये हमारी ताकत है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं। 125 करोड़ आबादी वाला बाजार दुनिया में और कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट रखने वाला देश इस वक्त भारत के खिलाफ आएगा, इसकी उम्मीद कमी लगती है। और चाइना ने अगर सपोर्ट भी करना हुआ तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा। यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर यूज कर सकता है, जैसे पहले भी किया था, असद मजदूर के मामले में किया। फिर चाइना ने अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। चाइना ने अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो उनको मिलिट्री हार्डवेयर देके सपोर्ट करेगा। बट उस समय प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में उतनी काबिलियत नहीं उन सब चीजों को। थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा डिसएग्री होऊंगा कि इस समय जब अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है और चाइना खुद इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट झेल रहा है, मतलब इस समय आर्थिक मामलों में, तो इस समय पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था में उसका हेल्प करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो पाकिस्तान को कितने 10-12 रुपए में तो पाकिस्तान को हेल्प हो जाएगी, कोई करोड़ों रुपए थोड़ी चाहिए पाकिस्तान को। मतलब if you see the trade war which is going on, it is in multi billions of dollars. पाकिस्तान को 1-2 बिलियन डॉलर देने में क्या प्रॉब्लम है? पर इंडिया से अपने संबंध खराब नहीं करेगा। तो इस मायने में ये लगता है कि पाकिस्तान को जो एक हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, वो भी हम कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। और जिस तरह से कि दोनों हमारे सेना के पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं कि ये आगाज़ हुआ है युद्ध का, अभी कह नहीं सकते कि
कितना प्रॉक्सी वार होगा या सीधा सीधा वार होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये वनडे इवेंट नहीं है कि आज सुबह हो गया और दोनों देशों में शांति हो जाए। ये जो बम ये धमाके हुए हैं, जो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने जो अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, जो 1000 किलो बम हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे गिराए हैं, उनकी गूंज, उनके धमाके कई दिनों तक गूंजते रहेंगे और कई दिनों तक हमारे शरीर से, हमारे मुंह से, हमारे रोम रोम से आवाज़ निकलेगी, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम पल पल की खबर देंगे, सीमा पार से भी और सीमा के अंदर से भी। डिजाइना न्यूज़ आपके साथ है, हर पल की खबर आपको देगा, सबसे पहले देगा, और हम वो जज्बे को कायम रखने की कोशिश करेंगे जो हर भारतीय में उबाले ले रहा है कि चाहे जो भी मजबूरी हो, इस बार पाकिस्तान की पूरी तरह से बर्बादी होनी चाहिए। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़।